नमस्ते। कक्षा 7 विषय विज्ञान। आज हम अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। रेशों से वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार होता है और यह रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। मनुष्य को जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन, आवास और कपड़े की आवश्यकता होती है। यह कपड़ा किस प्रकार बनता है? कपड़े बनाने के लिए विभिन्न रेशों का उपयोग किया जाता है और ये रेशे हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और कुछ रेशे हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया गया है, ऊन से बना स्वेटर। ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, उनके बालों से बनाई जाती है। और सूती वस्त्र जो होते हैं वह कपास से बनाए जाते हैं, कपास के रेशे से बनाए जाते हैं। जांतव रेशे क्या है? जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से हमें फाइबर प्राप्त होते हैं और इन रेशों का उपयोग कैसे किया जाता है? जांतव रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ऊन और रेशम। ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होती है और रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होती है। चित्र में आपको विभिन्न प्रकार की ऊन दर्शाई गई है। इनका उपयोग कर ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। कपास का उपयोग कर सूती धागे बनाए जाते हैं और कपास का विभिन्न माध्यम में भी उपयोग किया जाता है। ऐसे ही चित्र में जो पौधे दिखाए गए हैं ये जूट के पौधे हैं। इनसे प्राप्त रेशों का उपयोग भी बोरे बनाने में, जूट के थैले बनाने में भी किया जाता है और इससे रस्सी भी बनाई जाती है। अब जो ऊन है हमें कहाँ से प्राप्त होती है तथा इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? क्योंकि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जो ये बाल है जिसकी त्वचा पर मोटी परत होती है, ये जंतुओं को गर्म रखते हैं। और ऊन हमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे ऊँट। ऊँट की त्वचा से प्राप्त बालों से भी ऊन का निर्माण किया जाता है। भेड़ से प्राप्त बालों से ऊन का निर्माण किया जाता है। एल्पेको, याक और लामा जैसे जंतुओं से भी जो बाल प्राप्त होते हैं उनसे ऊन का निर्माण किया जाता है। क्या आपने अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव किया है कि उनमें कोई अंतर आता है? जी, ऐसे ही हमारी तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट स्थित मुलायम बाल। भेड़ में 2 तरह के बाल होते हैं, रूखे बाल और मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही पाए जाते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। ये क्या कहलाता है? वर्णात्मक प्रजनन। यानी ऐसे पेरेंट्स को चुनना जिनसे उत्पन्न संतति के जो बाल है वह हमें मुलायम प्राप्त हो। मुलायम बाल प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन किया जाता है। ऐसा करने से हमें उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कर हम ऊनी वस्त्रों का निर्माण करते हैं। अब जो ये ऊन है वो ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ की अनेक नस्लें पाई जाती है। भेड़ों की ऊन ही एकमात्र स्रोत नहीं है ऊन प्राप्त करने का, अर्थात बाजार में सामान्य रूप से तो ऊन
भेड़ की ऊन होती है, लेकिन अन्य प्रकार की ऊन भी प्राप्त होती है जो दूसरे जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, जैसे अंगोरा ऊन जो अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है और ये जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको चित्र में वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ये शॉल है। इन शॉलों को पश्मीना शॉल भी कहा जाता है। यह हमें सर्दी में सुरक्षित रखते हैं और ये बेहद गर्म होते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं? ये कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉल बनाई जाती है जिसे पश्मीना शॉल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ऊँट के सिर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेको से भी ऊन प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं। अब जब हमें ऊन प्राप्त होती है, ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। यानी हमें जंतुओं से केवल रेशे प्राप्त होते हैं, उसको विभिन्न प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करके ऊन का निर्माण किया जाता है। अब इस प्रक्रिया को समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले रेशे प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? भेड़ का पालन किया जाता है। भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ शाकाहारी होती है, वह घास और पत्तियां पसंद करती है, इसलिए भेड़ पालक क्या करते हैं? उन्हें हरा चारा खिलाते हैं और इसके अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। खली क्या है? बीज में से तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बच जाता है वह खली कहलाता है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश में ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लें जैसे लोही, नाली, भाकरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी आदि को हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। इन भेड़ों से उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है और भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत यानी मोटी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में यानी अच्छी मात्रा में हमें ऊन प्राप्त हो जाती है और इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसमें इनके जनक जो होते हैं अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, जिनसे उत्पन्न संतति भी अच्छी नस्ल की होती है, जिससे हमें अच्छी मात्रा में ऊन प्राप्त हो जाती है। जब भेड़ के शरीर पर बालों की वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? इनके बालों को काट लिया जाता है। अब भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लें हैं, उन नस्लों के नाम क्या क्या है? पहला लोही, इसमें अच्छी गुणवत्ता की ऊन पाई जाती है और यह राजस्थान व पंजाब जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। रामपुर बुशियार, इससे भूरी ऊन प्राप्त होती है जो उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली से गलीचे की ऊन बनाई जाती है जो राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में पाई जाती है। भाकरवाल से ऊनी शॉल बनाई जाती है जो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ से मोटी व रुक्ष ऊन प्राप्त होती है जो गुजरात में पाई जाती है और पाटनवाड़ी से होजरी के लिए निर्माण होता है जो गुजरात में पाई जाती है। अब स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होती है। उसके विभिन्न चरण हैं। चरण पहला, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बालों को उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का यूज़ किया जाता है जैसे नाई हमारे बालों को काटने के लिए करते हैं। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, जिससे भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके और बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हें ऊनी रेशों को संशोधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। इनसे प्राप्त रेशों से ही ऊन बनाई जाती है। चित्र में आपको दिखाया गया है किस प्रकार से भेड़ के शरीर से बालों को काटा जा रहा है। जब
भेड़ के शरीर से बालों को काट लिया जाता है। उसके बाद त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। क्यों? जिससे कि उनकी जो बाल है उनमें उपस्थित चिकनाई, धूल, कचरा ये सब निकल जाए। और यह पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन की प्रक्रिया जो है मशीनों द्वारा भी की जाती है। मशीनों द्वारा करने से क्या होता है? इस मशीनों द्वारा अभिमार्जन करने से समय की बचत होती है और सफाई भी अच्छी तरीके से हो जाती है। चित्र में आपको दिख रहा है किस प्रकार से टंकियों में अभिमार्जन किया जा रहा है और मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है। भेड़ के बालों को साफ किया जा रहा है। जब अभिमार्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद छटाई की जाती है। कारखानों में विभिन्न प्रकार के रेशों को अलग अलग करके भेज दिया जाता है, वहाँ पर भेजा जाता है, जिससे वहाँ पर उन बालों को छांटा जाता है। लंबाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई उसके बाद अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। परंतु इससे पहले बालों में से क्या करते हैं? छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ये बर क्या होते हैं? जो कभी कभी आपके स्वेटर पर रोए के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें बर कहा जाता है। इसके बाद रेशों को फिर से अभिमार्जन करके यानी फिर से धोया जाता है और उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। यानी इसके बाद जो हमें धागे प्राप्त हुए इनसे अब ऊन का निर्माण हो जाता है। अब जब हमें रेशे प्राप्त हो गए उसके बाद क्या किया जाता है? रेशों को विभिन्न रंगों में उनकी रंगाई की जाती है, क्योंकि जो भेड़ और बकरी जिनसे हमें रेशे प्राप्त हुए हैं उनकी ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। इस चरण में उन जंतुओं से प्राप्त रेशों को रंगा जाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग के वस्त्र प्राप्त होते हैं। चित्र में विभिन्न प्रकार की ऊन दिखाई गई है, नीली, पीली, लाल, इन सभी से विभिन्न कलर के ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अंतिम चरण जब हमने ऊन को कलर कर लिया उसके बाद अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। इसमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में उपयोग में लिया जाता है और जो छोटे रेशे बच जाते हैं उन्हें काटकर दूसरे वस्त्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमें ऊन प्राप्त हो जाती है और इस पूरे प्रक्रम को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के क्रम को निम्न प्रक्रम से समझा जा सकता है। सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है। जो भेड़ों के शरीर के ऊपर पाई जाती है बाल, उनकी सबसे पहले कटाई की जाती है। कटाई करने पर जो उनकी त्वचा है उनकी त्वचा के साथ ही बालों की कटाई होती है और वह जो त्वचा होती है वो मृत त्वचा होती है, इसलिए उन्हें दर्द नहीं होता है। इसके बाद रेशों को साफ किया जाता है, अभिमार्जित किया जाता है। उसके बाद रेशों की छटाई की जाती है। छोटे, बड़े या मोटाई के आधार पर रेशों को अलग अलग करके कारखानों में भेजा जाता है। इसके बाद बर की छटाई की जाती है, फिर रंगाई की जाती है और उसके बाद उसकी रीलिंग की जाती है। जब ये सभी प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक व्यवसायिक संकट भी आता है। वो क्या है? जैसे ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है, यानी अपने परिवार का भरण पोषण का साधन है। लेकिन छटाई करने पर एक कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि छटाई करने पर क्या होता है, कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो इनमें पाए जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सॉटर्स रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। व्यावसायिक संकट क्या है? ऐसे जोखिमों को झेलना जिसमें हमारे जान को खतरा हो, क्या कहलाता है? व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब सर्दियों में सूती कपड़े हमें इतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े ही क्यों पहनते हैं, सूती कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ऊनी कपड़े जो होते हैं हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। कैसे? जो सूती कपड़े होते हैं पतले होने के कारण इनमें हवा नहीं भरती है और ऊन जो होती है सूती कपड़ों के अपेक्षा मोटी होती है और इसके बीच जगह होती है जिससे इसमें आसानी से हवा भर जाती है और हवा जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर निकलने से रोक देती है,
जिससे क्या होता है, सर्दियों में ऊन के कपड़े हमें आरामदायक लगते हैं और हमारा शरीर जो है गर्म रहता है, इसलिए सर्दियों में ऊन के कपड़े पहने जाते हैं और सूती कपड़े नहीं पहने जाते। हमने इस अध्याय में अभी तक जो भी सीखा उससे संबंधित प्रश्न 1, जांतव रेशे किसे कहते हैं? उत्तर, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। प्रश्न 2, हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? हमें ऊन विभिन्न जंतुओं जैसे भेड़, बकरी, याक, ऊंट आदि से प्राप्त होती है। प्रश्न 3, वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? उत्तर, तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे गुणों वाली भेड़ के उत्पादन के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। प्रश्न 4, अभिमार्जन किसे कहते हैं? जंतुओं की त्वचा से उतारे गए बालों को साफ करने की प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। रीलिंग किसे कहते हैं? रेशों को सीधा करके उन्हें सुलझाना और फिर लपेटकर धागे बनाने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। पश्मीना शॉल बनाने के लिए ऊन किससे प्राप्त होती है? तो पश्मीना शॉल बनाने के लिए हमें ऊन बकरी से यानी कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है।